इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और धीरे धीरे ही सही कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं और साथ ही बढ़ रही है तीसरी लहर को लेकर के हम सबकी फिक्र। हुसैन, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस महीने के आखिर या अक्टूबर तक कोरोना की थर्ड वेव अपना आतंक दिखा सकती है। हालांकि देश भर में कोविड की थर्ड वेव के लिहाज से तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। महाराष्ट्र में 30,000 कोविड बेड का इंतजाम किया गया है, तो केरल में फिर से लॉकडाउन का मशवरा दिया जा रहा है। ये तो सरकारी तैयारियों की बात हुई, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए आप कितने तैयार हैं? वायरस को हराने के लिए आपके इंटरनल ऑर्गन कितने मजबूत हैं? बिल्कुल ज्योत्सना, ये बहुत जरूरी है। कोरोना का सामना करने के लिए लीवर, किडनी, हार्ट और लंग्स को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। ये तभी होगा जब योग करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से, बहुत करीने से। बिल्कुल। दरअसल अगर योग में ब्रीदिंग पर ध्यान ना दिया जाए तो योग का 100% फायदा नहीं मिलता है। और हमें हर रोज हजारों लोग ऐसे सवाल भेजते हैं जिसमें वो आसन प्राणायाम से जुड़ी छोटी छोटी डिटेल्स को समझना चाहते हैं। जैसे जैसे योग करते वक्त सांस कैसे लेनी है, कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है, ये बहुत कंफ्यूजन लोगों में रहता है। किस आसन में सांस रोकनी है और किस आसन में सांस को नॉर्मल तरीके से लेना है। योग से कितनी देर पहले खाना खाना है, कौन सी बीमारी में किस आसन को नहीं करना है, प्राणायाम करते वक्त कमर दर्द अगर है तो क्या किया जाए, ऐसे बहुत से सवाल हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुसैन, लोगों को ये भी इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन है कि सांस नाक से लेनी है या मुंह से लेनी है। इतना ही नहीं, योग के दौरान मसल्स में खिंचाव हो तो क्या करें, मोटापा या फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से आसन नहीं हो पाता है तो क्या करना है। बिल्कुल, तो चलिए स्वामी रामदेव से आज हम ये सब कुछ जानेंगे कि योग और प्राणायाम के हर इफ और बट का जवाब आखिर क्या है। आज योग गुरु स्टेप बाय स्टेप योग की क्लास लेंगे, योगाभ्यास की तमाम बारीकियों को समझाएंगे ताकि आपको योग का 100% फायदा मिले। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, हुसैन जी। शीर्षासन पहले दीवार के साथ कर सकते हैं, एक एक पैर को ऐसे उठा सकते हैं, ऐसे ऐसे सीधा भी उठा सकते हैं, एक एक पैर को ऐसे, और दोनों पैरों को एक साथ भी उठा सकते हैं ऐसे। और इसमें श्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिन्होंने आंखों का ऑपरेशन कराया है, उनको ये शीर्षासन नहीं करना। वैसे आसनों का राजा कहा जाता है। वापस आते समय थोड़ा होल्ड करना, यहाँ पर देखो ऐसे बॉडी को ऐसे थोड़ी देर ऐसे होल्ड करते हैं ऐसे, फिर वापस आते हैं। और माथे का ये वाला हिस्सा जहाँ बाल है वहाँ से करीब 1-1.5 इंच, और जहाँ बाल नहीं है ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ वाला हिस्सा टिकना चाहिए। ऐसे शीर्षासन से लेकर के, अब ये सर्वांगासन भी बहुत अच्छा है, ये दोनों ही एंटी एजिंग हैं और ये आसनों के राजा हैं। लेकिन जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आंखों का भी ऑपरेशन करवाया है, उनको नहीं करना। ऐसे ये सालंब सर्वांगासन है, ये निरालंब है ऐसे। अच्छा, वापस आते समय थोड़ा सिर की ओर पैरों को झुकाते हैं, फिर प्रॉपर तरीके से आराम आराम से ऐसे लेके आते। झटके से नहीं करना। बहुतों की तो योग करते समय नाभि डिग जाती है, स्ट्रक्चर बैलेंस बिगड़ जाता है। बैठते समय हमेशा बाएं करवट से बैठना। यहाँ से मैंने शुरू किया, अभी हम एक एक आसन, प्राणायाम और ध्यान की बारीकियों के बारे में बताते हैं। अब आसन में बैठे हैं, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में, तो मुद्रा भी तो साथ में लग सकती है ना। ये अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यम आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से पिंड और ब्रह्मांड फॉर्म होता है। योग को परफॉर्म करते समय हमें इन ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, वर्ण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, इनका एक साथ अभ्यास कर सकते हैं। अब देखिए,
जो आपने बातें कही उनको मैं एक साथ दोहराना चाहता हूँ। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और भगवत शरणागति के साथ जो किया हुआ योग है वो पूरा फल देता है। कुछ लोग तो करने का तौर तरीका, चाहे वो भस्त्रिका कर रहे हैं, पहले हम प्राणायाम से शुरू करते हैं क्योंकि प्राणायाम से 90 से 99% लाभ होता है और 99% हम एलोपैथी की दवाओं से, ऑपरेशन से छूट जाते हैं और रोगों से मुक्त हो जाते हैं। बड़ी बात है ये, एक सस्टेनेबल हेल्थ का, बीमारियों के कंट्रोल नहीं, क्योर करने को, उनको जड़मूल से मिटाने का एक बहुत बड़ा महामंत्र है योग। तो क्या करना है, जैसे भस्त्रिका किया तो कुछ लोग पेट में श्वास भरते हैं ऐसे, अब ये एब्डोमेन ब्रीदिंग नहीं। अब देखो पेट में श्वास भरा तो पेट ऐसे गुब्बारे की तरफ फूल गया ऐसे, ये नहीं करना। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम, ऐसे इसके टर्मिनोलॉजी है। फेफड़ों से श्वास लेना है, पेट से नहीं। पेट तो खाने के लिए, तो लंग है, फेफड़े में श्वास लेने के लिए, सीधी सी बात है। तो ऐसे 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, कम से कम 2.5 से शुरू करें, 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। ना हाथों को ऐसे ऊपर नीचे मारना, ना इधर उधर जो है उल्टा पलटी करना हो। कुछ ऐसे रस्सा कसीसी करते रहते हैं भस्त्रिका में भी। स्वामी जी, मुंडी नहीं हिलाना, बहुत जोर से नहीं करना ऐसे। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, इसी को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों में है कि सांस कैसे कब लेनी है, कब छोड़नी है। बहरहाल आपने शीर्षासन से आज के कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे आसनों का राजा कहा जाता है स्वामी जी। लेकिन आप हमेशा ये भी कहते हैं स्वामी जी कि सूर्य नमस्कार 12 आसनों का संगम है और जिसने सूर्य नमस्कार कर लिया उसने पूरे अपने शरीर को फिट और हेल्दी बना लिया। तो क्यों ना सूर्य नमस्कार से अब आगे के सिलसिले को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और 12 आसन आप एक एक करके जरा बारीकी से समझाइए कि जिनसे भी इन सूर्य नमस्कार को करते वक्त गलतियां अब तक हो रही थी वो अपनी गलतियों को सुधार लें। तो 3 बातें प्राणायाम के बारे में पहले बता दें जी। प्राणायाम में जिनको बहुत ज़्यादा अभी पेट में हर्निया आदि की दिक्कत है, कोई सर्जरी हुई है, पेट की सर्जरी हुई है, यूट्रस की, ओवरी की, प्रोस्टेट आदि की, या प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति नहीं करना है। हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम वालों को जोर से नहीं करना, आराम आराम से कपालभाति का 1 सेकंड और भस्त्रिका और अनुलोम विलोम का 5 सेकंड लेने और छोड़ने का ये राइट टाइमिंग है। और प्राणायाम करते समय शरीर को स्थिर करके, प्राणों को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके और अंतर्मुखी होकर के योगाभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है कि मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो प्राणायाम से होता है। अब बात रही सूर्य नमस्कार की, अंगुलियों को, अंगूठों को ऐसे मिलाया, ऐसे मिले हुए, दोनों हाथ सामने, इसको प्रणाम आसन कहते हैं। इसमें ब्रीदिंग होगी नॉर्मल। योगाभ्यास में मूल सिद्धांत है, जब भी पीछे की ओर जाएंगे तो देखो ऐसे हाथ खोलेंगे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे, और फिर कोहनियाँ पूरी सीधी हो जाएगी। पीछे जाते इसमें श्वास अंदर, पीछे झुके, दाएं बाएं झुके, ऊपर उठे तो श्वास अंदर होगा। जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर होगा। हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, ये सावधानी रखना। अब दोनों हाथ पंजे के बराबर में आ गए, ऐसे जो जितना कर पाए उतना कर ले। कोशिश करें कि माथा घुटनों से लग जाए। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो पूर्ण परफेक्शन के साथ करें, शेष भी कोशिश करें जहाँ तक बन पाए उतना सही तरीका होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन के बाद पाद हस्तासन और उसके बाद ये दक्षिण अश्व संचालन आसन। दाएं पैर पर ऐसे बैठ गए, बाएं पैर पीछे पूरा सीधा, श्वास अंदर भरा, आगे झुके तो श्वास बाहर, फिर पीछे झुके तो श्वास अंदर, ये विशेष बात। और फिर ये पैर भी पीछे चला गया, ये श्वास अंदर भर के रखा ऐसे, एड़िया पंजे ऐसे पूरे जमीन पर, पूरे हाथ तले में, घुटने भी एकदम सीधे और श्वास अंदर। अब साष्टांग आसन में दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और ठोड़ी जमीन पर, 8 अंग जमीन पर ऐसे टच करने, पड़ना नहीं है नीचे, ऐसे नहीं पड़ना, ऐसे टच करना है। फिर
आगे उठ गए भुजंगासन, ऊपर की ओर देखा ऐसे। आंखें बंद भी रख सकते हैं और आंखें खोल के भी कर सकते हैं। ऊपर से पंछी उड़ रहे हैं और आसमान में मेघ छाए हुए हैं। वापस आ गए। अब बायां पैर लिया, दायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, बाएं पैर ऐसे मुड़ करके दोनों हाथों के बीच में आएगा ऐसे, और दोनों हाथ के पंजे भी टिका रख सकते हैं, ऐसे अंगुलियां भी टिका के रख सकते हैं, जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, इस तरह से। फिर दाएं पैर आगे आ गया, श्वास बाहर। और स्वामी जी, अगर आपके ये सामने सांस अंदर। टीवी स्क्रीन है तो आप देखेंगे तो आपको और खुशी मिलेगी। आज स्कूल खुले हैं और बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, बच्चे योग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए। मैं तो कहता हूं सुबह बच्चों को जाते ही क्लास के अंदर जब प्रेयर होती है तब सूर्य नमस्कार करवा दिया जाए। सूर्य नमस्कार स्कूल ड्रेस में भी किया जा सकता है ऐसे। बच्चों को भस्त्रिका करवा दिया जाए, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम इतने स्ट्रांग होंगे। और हमने करके दिखाया है। पिछले इन 500 से ज्यादा दिन में हमने अपने गुरुकुल को, आचार्य कुलम को, अपने विश्वविद्यालय को बंद नहीं किया और एक भी कोरोना का केस नहीं होने दिया। ये ताकत है योग की। तो खैर, सूर्य नमस्कार को छोड़ते समय ऐसे छोड़ते हैं। देखो, कोई भी योगाभ्यास के प्रारंभ करने की, उसके विसर्जन की, अवसान की एक रीति नीति है। कोई भी अभ्यास जब शुरू करते हैं तो दाएं तरफ से शुरू करते हैं। दाएं पैर से शुरू किया, वृक्षासन किया तो ऐसे किया। कोई भी अभ्यास दाएं तरफ से शुरू करते हैं, बाईं ओर से समापन करते हैं। योगाभ्यास में जब बैठते हैं तो बाईं करवट लेकर के बैठते हैं। छोटे छोटे नियम। अब जैसे ये अभ्यास किया वृक्षासन, तो दोनों हाथ आपस में मिले हुए, कोहनियां एकदम सीधी, एडी ऊपर की और पंजा नीचे की और जो पैर जंघा से लगा हुआ है, ऐसे स्थिरता के साथ करें ऐसे। तो कोई भी अभ्यास को छोड़ते समय आराम से छोड़ा, कोई जल्दबाजी नहीं, ऐसे। अब एक एक अभ्यास को जब ऐसे करते हैं तो उसका पूरा लाभ मिलता है। अन्यथा होगा क्या कि योगाभ्यास में हम योगाभ्यास तो कर रहे होंगे लेकिन पूरे लाभ से वंचित हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ताड़ासन कर रहे हैं तो जब मैंने कहा जब भी ऊपर की ओर उठेंगे तो श्वास अंदर, नीचे की ओर आएंगे तो श्वास बाहर। अब ये तो हो गया तौर तरीका, मेथड। टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। एक अभ्यास को जब तक 10 मिनट तक नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी असाध्य या बड़ा रोग या इनक्योरेबल डिजीज या जेनेटिक डिजीज नहीं मिटेगी। सामान्य रूप से एक आसन 1 मिनट करने से हम हेल्दी रहते हैं, हेल्थ और फिटनेस के लिए। 2 मिनट करने से सामान्य बीपी, शुगर, थायराइड आदि दूर हो जाएंगे। 5 मिनट करने से मध्यम दर्जे के, और 10 मिनट करने से, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज है, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस है, एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज हैं, बड़े बड़े रोग जिनके बारे में ये मान्यता है कि ये फैटी लीवर की समस्या, ये इनफर्टिलिटी की समस्या, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, पीसीओडी, जो बड़े बड़े रोग हैं उनको धराशायी करना है तो एक योग को 10 मिनट तक करना होता है। अब देखिए, अब ये कैसे होगा मैं इसको भी बताता हूँ, और साथ में योग के मेथड्स को लेकर के। अब जैसे वज्रासन ही करते हैं तो सामान्य रूप से ऐसे किया जाता है, पैर ऐसे लिए और एड़ियां बाहर, पंजे अंदर। बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर दाएं पैर का अंगूठा ऐसे, दोनों घुटने सामने मिले हुए ऐसे बैठते हैं। ये तरीका होता है। मेरुदंड सीधा होता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के ऊपर बहुत बल दिया जाता है, क्योंकि मूलाधार रीढ़ की हड्डी के मूल में, जहाँ बाईं ओर से दाईं ओर से पिंगला बीच से सुषुम्ना लगते, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ शक्ति का केंद्र मणिपुर, फिर यहाँ हृदय, यहाँ विशुद्धि, यहाँ आज्या, यहाँ भ्रिकुटी और यहाँ सहस्रार। 8 चक्रों का संबंध मेरुदंड से, इसलिए हमेशा मेरुदंड के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के ऊपर योग में विशेष ध्यान दिया जाता है। जो मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे हम कहते हैं योग में एक साथ मैं 5-7 बातें बता देता हूं, फिर जो शेष प्रश्न रह जाएंगे आप पूछ लेंगे। अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज से लेकर के डायबिटीज के पीछे नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। हम डायबिटीज की, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की सब दवाइयां बंद करने की बात करते हैं और दवाइयां बंद कराते हैं। पहले रोग मुक्त करते हैं, फिर दवा मुक्त करते हैं और फिर उसको दिव्यता से युक्त करते हैं।
अब किसी को नॉन डायबिटिक होना है तो 10 मिनट तक ये मंडूक आसन, 10 मिनट तक शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, हो सके तो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन करने के लिए बोलते हैं। अब देखो, हम कह रहे थे पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर, तो हम ऐसे किया, एक तो ये तरीका है। अब इसमें एक एडिशन और कर दिया हमने, तो योग की त्रिवेणी में कहता हूं, आसन, प्राणायाम और ध्यान एक साथ किया तो ये योग की त्रिवेणी हो गई। आसन प्राणायाम के साथ ध्यान इस बात का कि रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग मेरा स्वभाव, और योग से मेरी आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही है और मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। जो रोग को मिटाने का संकल्प करना है उसके साथ योगासन किया। अब इसमें कपालभाति किया जा सकता है, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, ये हमने अनुभव से जाना और उससे फिर असाध्य रोगों को मिटाया। तो डायबिटीज होने पर, फैटी लीवर होने पर, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक किडनी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी होने पर, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज होने पर हम 10-10 मिनट ये अभ्यास कराते हैं। आगे झुकने वाले जो ये अभ्यास बता रहा था, और कपालभाति के साथ करने से पूरा लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एक सप्ताह से लेके एक महीने में, प्रोस्टेट जिनको कैंसर है, पीएसए लेवल बढ़ा हुआ, और CA 125 जिनको यूट्रस का कैंसर है, ऐसे अलग अलग जो कैंसर मार्कर्स बढ़े हुए, उनमें 10-10 मिनट हम कपालभाति के साथ करा करके 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करा देते हैं। अब देखिए, सामान्य रूप से 1 मिनट कपालभाति के साथ करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, डायबिटीज आदि नहीं होगी, बॉर्डर लाइन के हैं तो ठीक रहेंगे 1 से 2 मिनट करने पर। यदि आपको 25-50 यूनिट लग रही है इंसुलिन तो फिर 10 मिनट करना पड़ेगा मंडूकासन, 10 मिनट करना पड़ेगा ये शशकासन, 10 मिनट करना पड़ेगा योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि। एक बात बताइए, ऐसे अब देखो, किसी को लंग की प्रॉब्लम है, किसी को लंग की प्रॉब्लम है, किसी को एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस है, तो सामान्य रूप से हम उसको बोलते हैं भाई आप मकरासन करो। अब मकरासन लोग क्या करते हैं, कर तो रहे ठीक, चलो जो भी जितना कर पा रहे हैं, ये लंग के लिए भी बहुत अच्छा है, एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस के लिए जबरदस्त है। और इसी में जब भुजंगासन कराते हैं तो वेट से लेकर के, हार्ट से लेकर के, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अच्छा करने से लेकर के, स्ट्रक्चरल बैलेंस से लेकर के, ये अस्थमा के लिए, और अस्थमा भी जो एक्यूट अस्थमा है या लंग फाइब्रोसिस है, सार्कोडाइसिस है, जिनको स्टीरॉयड देने पड़ रहे थे 25-50-100 mg, एक तो मोनिका आई थी, मैंने उसको दिखाया था टीवी पर, 2000 mg स्टीरॉयड दिए जा रहे थे और उसको SLEMS की बीमारी हो गई थी। उसको भी हमने ठीक किया। तो कैसे ठीक किया, 1-1 घंटे तक कराना पड़ता है कपालभाति, अनुलोम विलोम। और बिल्कुल स्वामी जी, स्पोलाइटिस वालों को 100 बार तक करवाते हैं, ऐसे आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट एक स्थिति में ठहरे, और फिर 10 मिनट तक जब लगातार करते हैं तब जा करके एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस, लुम्बोस्पोलाइटिस, सियाटिका, पैर लंगड़ा हो गया, वो भी ठीक हो जाता है। मतलब ये कि सही तरीके से करना और कितनी देर करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड करते थे। जी जी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए हमने 3 बड़े आसनों की बात कर ली है। शुरुआत आपने आसनों के राजा, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी जी, शीर्षासन के बारे में आप बता चुके, आपने प्राणायाम की बारीकियां भी बता दी, और अब आपने सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन हैं वो भी आपने उसके बारे में भी बारीक से लोगों को समझा दिया है। अब जरा सूक्ष्म व्यायाम की स्वामी जी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके जरिए भी बहुत कुछ परेशानियों से लोगों को निजात मिलती है, क्योंकि हार्ट, लंग्स, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, तमाम जो बीमारियों में अकेला सूक्ष्म व्यायाम सबसे ज्यादा कारगर होता है, ऐसा आप अक्सर कहते रहे। तो एक एक करके जरा आप सूक्ष्म व्यायाम के बारे में भी लोगों को बताइए कि वो कैसे लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। जब भी उठते हैं तो बाई करवट लेकर के उठते हैं, इससे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और बॉडी का स्ट्रक्चर और बैलेंस नहीं बिगड़ता। ये तरीका होता है उठने का, ऐसे, चाहे आप उल्टे लेटे हुए, चाहे आप सीधे लेटे हुए, तो करने के तौर तरीके बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, आसनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए। अब सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताता हूँ। सूक्ष्म व्यायाम ज्वाइंट पेन से लेकर के, आर्थराइटिस से लेकर के, वात रोगों से लेकर के, और जो ज़्यादा आसन नहीं कर पाते उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको दंडासन कहते हैं। ऐसे बैठते हैं, इसमें पैर सीधे,
अब लोग क्या करते हैं, आसन करते हैं 10 सेकेंड, सूक्ष्म व्यायाम करते 10-10 बार, प्राणायाम करते थे लोग पहले 5 बार कर लिया भस्त्रिका, 3 से 5 बार कर लिया अनुलोम विलोम और अधिकतम 30 बार कर लिया कपालभाति। इससे लोगों की जिंदगियां नहीं बदली। हमने 1-1 घंटे कपालभाति, 1-1 घंटे अनुलोम विलोम को कराया। और ये जो सूक्ष्म व्यायाम आपको बता रहे अभी, देखो ये ऐसे, इसको 100 बार से शुरू करके जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता, अंग टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं, सीआरपी लेवल बढ़ जाता है, आरए फैक्टर बढ़ जाता है, ईएसआर बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो ऐसे 100% हम ठीक करते हुए कहते हो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम बस इतना ही कर लिया, कोई आसन करने की जरूरत नहीं, तो भी आप अपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, गाउट को, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस को, भयंकर वात रोगों को आप मिटा सकते हैं। कितनी बार करना पड़ता है? 100 बार से शुरू करके 1-1000 बार तक। आपने देखा मोटापा में भी 100 बार करवा देते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा भी 100 बार ऐसे करवा दिया, 100 बार ये स्थित कोणासन, 100-200 बार ये स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, 100-200 बार अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। इसलिए मेथड, उसके साथ टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और पूरी सकारात्मकता, जिसको गुरु और भगवान की शरणागति कहते हैं, ऐसे करना होता है। तो सूक्ष्म व्यायाम अंगुलियों के लिए, पंजों के लिए, टखनों के लिए, फिर घुटनों के लिए। देखो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे हो रहा है। अब घुटनों का ऐसे खींचा छोड़ा ऐसे, फिर ये किया ऐसे, मेरुदंड सीधा है ऐसे, लंबे लंबे श्वासों के साथ। सूक्ष्म व्यायाम और योगाभ्यास से जुड़ा बड़ी महिमा है जी। फिर ये ऐसे, मेरा एक सवाल है आपसे जी। अक्सर जब भी हम सूक्ष्म व्यायाम या योगाभ्यास करते हैं या आसन करते हैं और किसी आसन को हम होल्ड करते हैं कुछ देर के लिए, तो क्या हम नॉर्मल सांस ले सकते हैं? जो लोग कपालभाति नहीं कर सकते, तो क्या वो नॉर्मल सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर सांस भी हमें होल्ड करके रखनी होती है? कमर दर्द के जितने भी आसन कर सकते हैं, उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, बरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंदासन, कटि उत्तानासन। कमर दर्द के लिए, मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कोड के लिए अभ्यास करते हैं तो ब्रेथ को होल्ड करना चाहिए। ये बड़ी बात बता रहा हूँ। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ या डीप ब्रीदिंग कहो, उसके साथ योगाभ्यास करना चाहिए, चाहे आसन हो चाहे सूक्ष्म व्यायाम हो। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको उज्जाई के साथ करने चाहिए। जिनको इनफर्टिलिटी है, एनएस बाहर निकलता है, यूट्रस ओवरी का प्रोलैप्स है, उनको, जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, उनको मूल बंद लगा करके, और यदि संभव हो सके तो उड्डयन बंद भी बीच बीच में लगा करके, बाह्य प्राणायाम में उड्डयन बंद के साथ अभ्यास करने चाहिए। जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी है, जिनको यूट्रस फाइब्रोस ओवरी में सिस्ट है, जिनको स्पर्म ओवम पूरे नहीं बनते हैं, जिनको किसी भी प्रकार के माहवारी की दिक्कत है और मेनोपॉज की दिक्कत है, उनको कपालभाति के साथ करना चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट में ब्लॉकेज है उनको, जिनको ओबेसिटी है, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम, उनको कपालभाति के साथ करना चाहिए। बाकी को सामान्य रूप से, जैसे शीर्षासन मैंने 5 मिनट किया, तो डीप ब्रीदिंग कर लेनी चाहिए, लंबे लंबे श्वास लेने चाहिए, छोड़ने चाहिए। और कमर दर्द के मैंने कहा होल्ड करना चाहिए। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरटेंशन है, उनको 30 सेकंड से ज्यादा ब्रेथ को होल्ड नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने पर तो 20 सेकंड से भी ज्यादा होल्ड नहीं कराते, मात्र 10 सेकंड ही करवा देते हैं। तो ब्रेथ को होल्ड नहीं करना चाहिए उनको जिनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ होता है, जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। वैसे तो योगाभ्यास करते समय जनरली थोड़ा सा बीपी बढ़ जाता है। और आज का कार्यक्रम स्वामी जी, बहुत ही रेग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं, तेज दौड़ते हैं, तेज कोई भी अभ्यास करते हैं, लेकिन 5 से 10 सेकंड में बीपी नॉर्मल आ जाता है। ये भी एक खास बात हमने पूरे साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ बताई हुई। जी कुछ कह रहे थे स्वामी जी। आज का कार्यक्रम उन लोगों के लिए बहुत जरूरी था जिनसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती थी। आज वो सारी गलतियां, वो सारी कमियां दूर हो रही हैं। स्वामी जी, डाइजेशन जो है वो तमाम जो लाइफस्टाइल डिजीज है उनकी एक तरह से जड़ है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, कब्ज हो, कोलाइटिस हो। आप अक्सर जो है मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन बताते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो आज एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप
इसका बिल्कुल जो सही तरीका है जिससे 100% लोगों को फायदा मिले, एक बार फिर से बताइए। स्ट्रक्चरल बैलेंस, देखो बीमारियों के 10 बड़े कारण हैं, उसमें एक कारण है लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो है जेनेटिक रीजन्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन और इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम से डिजीज, ड्रग से डिजीज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें एक बड़ा कारण है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए ताड़ासन, भुजंगासन, अभी जो मैं कर रहा हूं यह सुप्त पद्मासन और सुप्त वज्रासन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ होता है तो पेट नाभि डिग जाती है, इसके लिए तो योग मुद्रासन, मंडूकासन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बताता हूँ। देखो बाएं हाथ के हथेली को नाभि के ऊपर रखा, नाभि हथेली के बीच में ऐसे आनी चाहिए और दूसरा हाथ ऐसे रखना चाहिए। श्वास एक बार भरा फिर छोड़ दिया, माने छोड़ने से पहले भी एक बार भरना जरूरी है। पहले भरा फिर छोड़ दिया, और क्योंकि आगे झुक रहे हैं और बिना श्वास बाहर छोड़े पूरे आगे झुक ही नहीं सकते। पेट को पूरा दबाया और फिर आगे झुके, और झुक करके जिनको पेट की बड़ी बीमारियां हैं उनको, जिनको की नाभि डिगी हुई, जिनको हर्निया है, जिनको कोलाइटिस है, उनको कपालभाति नहीं करना। शेष कपालभाति कर सकते हैं, बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं, मूलबंध इसमें लगा सकते हैं, या डीप ब्रीदिंग जैसे कह रहे थे अभी ज्योत्सना जी, ऐसे डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। याद रखें छोटी छोटी बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमने बड़ी बीमारियां दूर की हैं, चाहे वो फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस जैसी हमने बीमारी दूर कर दी, कॉन्स्टिपेशन, कोलिटिस, पाइल्स, फिस्टुला और तमाम प्रकार के मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम्स, और कल जैसे हमने बताया अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज भी उन्हीं को होती है जिनका पाचन तंत्र अच्छा नहीं होता। देखो 3 जगह से अवशोषण होता है हमारे शरीर में। एक तो आंतों से सभी प्रकार के विटामिन से, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस का, लैक्टियल से फैट का, और विटामिन डी से लेकर के कोलेजन का। कोलेजन प्रास भी हमने बनाया, वो कल नहीं बता पाए थे हम। कोलेजन का और जो है इसका डी का, वो हमारे स्किन से अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब हम करते हैं। यदि हम कपालभाति ठीक से करते हैं तो 99% हम अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी से, और पाचन तंत्र यदि ठीक है तो आपने एक ही दिन बताया था 4 से 5 ट्रिलियन अलग अलग प्रकार के गट बैक्टीरिया अच्छे पैदा होंगे, और पाचन तंत्र अच्छा होने से कोई रोग नहीं। तो एक आसन को 1 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक ऐसे करना, ये मंडूक, ये योग मुद्रासन का तरीका है। समय जो है बहुत तेजी से भाग रहा है, कुछ और चीजों को शामिल करना है। इसमें भी 2 तरीके हैं, ऐसे और ऐसे। और सवालों की भी लंबी चौड़ी फेहरिस्त आ चुकी है हमारे पास दर्शकों के। उससे पहले एक और आसन की बात कर लेते हैं स्वामी जी। मरकट आसन एक तरह से फुल बॉडी को स्ट्रेचिंग करने के लिए जाना जाता है, और इसके आप 3 पोज बताते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच बारीकियां क्या क्या हैं उसे जरा एक बार दर्शकों को समझाइए। तो पाचन के लिए तो मंडूक आसन किसी ने कर लिया, और मात्र पवन मुक्त आसन ही कर लिया तो 2 से भी उद्धार हो जाएगा। बाकी तो 10-20 आसन हम बताते हैं। ये तो हो गया पाचन के लिए ऐसे, और इसमें श्वास रोक भी सकते हैं, श्वास लंबे लंबे छोड़ भी सकते हैं, और कपालभाति भी कर सकते हैं। अब मरकटासन के जो 3 भेद है उसका की सूक्ष्मता बताते हैं। दोनों हाथ कंधों के समानांतर रहे, न ज्यादा नीचे न ज्यादा ऊपर, कंधों के समानांतर, शोल्डर्स के पैरेलल। अब पैर मोड़े, घुटने पंजे पास में। दाईं तरफ जब पैर झुकाते हैं तो घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, और श्वास की गति सामान्य अथवा जैसे मैंने बताया स्पाइन की एक्सरसाइज करते समय ब्रेथ को होल्ड करके रखें तो उससे हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक तरीका तो ये हुआ। 10 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक जाना है धीरे धीरे। ये पहला अभ्यास है जिसमें घुटने पंजे पास में थे, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, घुटने पर घुटना, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, हाथों की हथेलियां ऊपर की और आसमान की ओर खुले हुए, हाथ कंधों के समानांतर। अब दूसरे में करीब 1.5 फीट का पैरों में फासला। अब दाएं तरफ से शुरू करते हैं कोई भी अभ्यास को। जैसे मैंने बताया था, दायां घुटना जमीन पर, बाएं घुटना दाएं पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा में, और ऐसे होल्ड करके रखा। 10 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक ऐसे जाना। ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं या लंबे लंबे श्वास ले सकते हैं, डीप ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं ऐसे। ये तो ब्रेथ होल्ड करके किया। 1
तीसरे अभ्यास में पैर पूरे सीधे। अब दाएं पैर को ऐसे पूरा 90 डिग्री तक उठाते, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। अब अपोजिट साइड में ऐसे पैर चला गया, वो हाथ के पास चला जाएगा। पहली अंगुली और अंगूठा, हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। ये अच्छा अभ्यास माना जाएगा। ये राइट मेथड के साथ, परफेक्शन के साथ अभ्यास माना जाएगा। गर्दन विपरीत दिशा में, ऐसे ही दूसरी ओर से ऐसे किया जाता है। ये ऐसे भी पकड़ सकते हैं, और कोई पूरा पंजा पकड़ना चाहे तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं। कोई ऐसी हार्ड एंड टफ रूल नहीं है ऐसे। बहुत शानदार स्वामी जी। रोग ये है, उससे तो हुसैन भाई इतना भी हो जाए, इतना हो जाए, जितना हो जाए उतना कर ले, यथाशक्ति कर ले। और सबसे अच्छी बात स्वामी जी, जो गलतियां, जो कमियां लोगों से रह जा रही थी, आज के बाद वो 100% अपने अपने योगाभ्यास के जरिए फायदा उठा पाएंगे। तो जो सही तरीका योगाभ्यास का स्वामी जी वो आपने बता दिया। आगे प्राणायाम, खासतौर से कपालभाति को एक बार फिर से आपसे सीखेंगे और उसकी डिटेल को एक बार फिर से समझेंगे। और उससे जुड़ा एक सवाल भी है, रीना भावसर का सवाल है ये स्वामी जी। कपालभाति के वक्त उनको कमर में दर्द होता है, तो ये क्या उन्हें कपालभाति नहीं करना चाहिए या वो गलत कर रही हैं? धीरे धीरे करना चाहिए। जिनको कमर में दर्द है, जिनको हर्निया है, और जिनका बीपी हाई है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कमजोरी है, जिनको कोलाइटिस है, ये बहुत गंभीर बात है। कोलाइटिस, कमर में दर्द, हर्निया, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी हाई और बहुत कमजोरी है तो धीरे धीरे करें। देखो ये तरीका है। अब इसकी ऐसे तो 5 तरह की स्पीड है। ये बहुत धीरे, ये मध्यम, और ये तीव्र। अब इसमें भी फोर्स भी ऐसे ही थोड़ा किया, एक ऐसे किया। अब देखो कुछ खाली नीचे, नाभि से नीचे नीचे करते हैं ऐसे। स्वामी जी ज्योत्सना लगातार कर रही है। ज्योत्सना, आपसे कुछ गलती तो नहीं हो रही? आप कुछ पूछना चाहती हैं? गले पर जोर ही नहीं पड़ने देते, खाली कुछ गले पर ही करते आज, क्योंकि सारे तरीके से। जी जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, आज क्योंकि आप सारे कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं तो मेरे भी कुछ कंफ्यूजन है, मैंने सोचा आपसे वो भी पूछ लूं। हमने देखा है कि प्राणायाम में या फिर हम कोई भी योगाभ्यास करें, आसन करें, सांस अंदर ली नाक से जाती है, छोड़ी नाक से जाती है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि नाक का इस्तेमाल क्यों ज्यादा होता है सांस लेने में, और क्या हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं? शीतली शीतकारी 2 ऐसे प्राणायाम हैं जिनसे मुंह से श्वास लिया जाता है, और ये भी विशेष करके जिनको हाइपरटेंशन रहता है, एंजाइटी रहती है, पित्त बढ़ा हुआ होता है, तब करवाया जाता है शीतली और शीतकारी। की शीतली जिसमें जीभ बाहर निकालते हैं, चोंच की तरह उसको बनाते हैं, मोड़ते हैं दोनों तरफ से मुड़िए, बीच में से झुकी हुई है, और ये शीतली है, और दूसरा शीतकारी। इन दोनों में मुंह से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। अब नाक से ही श्वास क्यों लिया जाता है? अब देखिए, करोड़ों अरबों खरबों बैक्टीरिया, वायरस, फंगस चारों तरफ वातावरण में, हवा में, मिट्टी में ऐसे उड़ते रहते हैं। वो मुंह से जाएंगे तो मुंह में सलाइवा तो होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए और बहुत चीजों के लिए अच्छा होता है, कुछ ऊष्मा भी होती है, लेकिन नाक में परमात्मा ने एक तो फिल्टर लगा रखे हैं, दूसरा ये बायां चंद्रस्वर है, दाहिना सूर्यस्वर है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इन्हीं के साथ 72,10,201 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, इन्हीं के साथ अष्ट चक्र जुड़े हुए, 9 द्वार जुड़े हुए हैं, और कोई 37 बोलते हैं, कोई 50 बोलते हैं, कोई 100 ट्रिलियन सेल्स है बॉडी के, वो कनेक्ट है। तो बाईं ओर से ठंडा, दाईं ओर से गर्म, इसको चंद्र, इसको सूर्यस्वर कहते हैं। अब जैसे मैंने कई बार इसका आँख, नाक और कान का भी संबंध बताया। अब जैसे किसी का बायां कान बंद है, बायां नाक बंद है, तो दाएं कान के अंदर रुइया लगा दें, दाएं कान के अंदर रुइया लगा देंगे, बायां नाक अपने आप खुल जाएगा। दाएं नाक किसी का बंद है साइनस आदि के कारण से, तो बाएं कान के अंदर रुइया लगा दे, दाएं नाक अपने आप खुल जाएगा। ये दोनों सूर्य चंद्र स्वर हैं, और अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, इस पूरे जगत की शक्तियों को 2 शब्दों में कहा गया पूरे हमारे शास्त्रों में, अग्नि और सोम। एक में शौर्य है, वीरता, पराक्रम है, दूसरे में विनय है, सौम्यता है, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, शक्ति और भक्ति।
जो है इसको क्षात्र तेज और ब्रह्म तेज का है, तो उनका संबंध नासिकाओं से, चले नासिका से श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, भस्त्रिका में, अनुलोम विलोम में, भ्रामरी, उद्गीत में, तो ये कपालभाति में, तो ये इसकी महिमा है। स्वामी जी अगला सवाल नरेंद्र का है, अनुलोम विलोम में सांस लेते वक्त पेट अंदर रहना चाहिए या बाहर रहना चाहिए? अनुलोम विलोम को भी लेकर के लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं, इसको भी एक बार फिर से जरा बारीकी से बताएं। देखो, जैसे मैंने भस्त्रिका में बताया, थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायाफ्राम, नॉट एब्डोमेन ब्रीदिंग। एब्डोमेन ब्रीदिंग इज अनसाइंटिफिक, ये बिल्कुल भी अवैज्ञानिक है, क्योंकि पेट भगवान ने खाने के लिए बनाया है, फेफड़े भगवान ने सांस लेने के लिए बनाया। ये तो एक प्रकृति की रचना है, इसमें कोई योग शास्त्र का या किसी और दूसरी तीसरी चीज का, एकदम व्यवहारिक सी बात है। तो अनुलोम विलोम में भी क्या होगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस में 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, लेकिन शुरू में इतना हो नहीं पाता, किसी की सांसें बड़ी छोटी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो 2.5 से 5 सेकंड में सांस लेना और छोड़ना, और यहां तक भरना, यहां नहीं भरना। आप देखो, मैं यहां तक भर रहा हूं और छोड़ रहा हूं ऐसे, और ये ऐसे, इसको वायु मुद्रा कहते हैं, इसमें कर रहा हूं। ये तो सही किया, अब गलत क्या है, देखो पेट में भरना, ये पेट में, तो इससे पेट में गैस बनने लगेगी, इससे जलोदर की प्रॉब्लम हो सकती है, इससे फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, इससे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, इससे कई प्रकार के स्वामी जी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट के उपद्रव, पाचन तंत्र के रोग, क्योंकि सारी कंफ्यूजन आपने दूर कर दी है। अब जो लोग सही तरीके से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब योगाभ्यास का 100% फायदा लोगों को मिलेगा। अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में स्वामी जी दर्शकों को बता दें। बढ़ती उम्र की बीमारियों का एंड, आर्थराइटिस, कमर दर्द, कमजोरी, 60 की उम्र में 5 रोगों से कैसे आप दूरी बना सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल योगा सेशन कल होगा स्वामी रामदेव के साथ सुबह 8 बजे। तो रिटायरमेंट के बाद आप अपनी जिंदगी कैसे खुशगवार गुजार सकते हैं, आर्थराइटिस, कमर दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं जो हैं, इनसे आप कैसे बच सकते हैं। कल का जो क्लास है कल की, वो बहुत ही खास है, खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स के लिए। स्वामी जी आप हमेशा कहते भी हैं कि जाते जाते नोली के बारे में भी बताते थे, बड़ी भ्रांति है। जी जी, देखो, पेट को बीच से ढीला छोड़ा, साइड से अंदर खींच लिया, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। ऐसे मध्य नोली, दाएं तरफ हाथ के ऊपर दबाव डाला, दक्षिण नोली, बाएं तरफ दबाव डाला, वाम नोली। कमाल है स्वामी जी। अब ज्योत्सना ये चैलेंज आपसे ले और ये करके दिखाएं कुछ दिनों में। तो ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज इंडिया टीवी पर आपके लिए क्या क्या खास है। 8:40 पर देखिए कोरोना के बीच स्कूल चले हम। 9 बजे सुपरफास्ट 200, एक भी खबर छूटेगी नहीं। और 9:25 पर कैप्टन वर्सेस सिद्धू में हरीश रावत का ट्विस्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।